पोलिंग बूथ पर बड़ी भीड़ थी, जैसे किसी फिल्म का प्रीमियर हो। ये लंबा क्यू लगा था। 5 साल पहले भी इस तरह हमने लंबे लंबे क्यू लगाए थे, जैसे वोट नहीं देने, सस्ता अनाज लेने जा रहे हों। चेहरे पर आस की परछाइयां थी। क्यू लंबा सही, पर कभी तो अपनी बारी आएगी। वारे न्यारे समझो, अपने भरोसे का आदमी है। किस्मत की बागडोर अपनों के हाथ में होगी, सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। बाई, ए बाई, अच्छे तो हो? मैली सी काष्ठा बांधे एक औरत ने पीले पीले दांत निकाल कर मेरा हाथ पकड़ लिया। ओहो, गंगाबाई? रतीबाई, वो गंगाबाई दूसरी थी, मर गई बेचारी। अरे बेचारी, झट से मेरा जहन 5 साल पीछे कलाबाजी खा गया। मालिश की मुट्ठी? मैंने पूछा। रतीबाई ने आंख मारी। साली को बहुत मना बोला, पर नहीं सुना। तुम किसको वोट देंगा बाई? तुम किसको दोगी? हमने एक दूसरे से रस्मी तौर पर पूछा। हमारा जात वाला को, अपन के गांव का है। 5 साल पहले हुए तब भी तुमने अपनी जात वाला को ही वोट दिया था। हाँ बाई, पन वो साला कंडम निकला, कुछ नहीं किया। रतीबाई ने मुंह बसूर कर कहा। और ये भी तुम्हारा जात वाला है? हाँ, पर ये एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ बाई, देखना अपन का खेत छूट जाएगा, फिर तुम गांव जाकर धान कूटा करोगी। हाँ बाई, रतीबाई ने अपनी चुंधी आंखें पटपटाई। 5 साल हुए। अस्पताल में जब मेरी मुन्नी हुई तो रतीबाई ने कहा था वो अपनी जात वाले को वोट देने जा रही है। चौपाटी पर उसने उनसे हजारों आदमियों की मौजूदगी में वादा किया था कि उसके हाथों में ताकत आते ही काया पलट हो जाएगी, दूध की नहरें बहने लगेंगी, जिंदगी में शहद टपकने लगेगा। आज 5 साल बाद रतीबाई की साड़ी पहले से ज्यादा फटी पुरानी थी, बालों पर सफेदी बढ़ गई थी, आंखों का भय 2 चंद हो गया था। आज फिर चौपाटी पर किए हुए वादे का सहारा लेकर वो अपना वोट देने आई थी। बाई, तुम इस छनाल से काय को इतनी बात करता? रतीबाई ने बैट पेन सरकाते हुए अपनी नसीहतों का दफ्तर खोल दिया। क्यों, क्या बुराई है? मैंने बनकर पूछा। हम तुमको बोला ना, वो छोकरी एकदम खराब है, साली पक्की बदमाश। रतीबाई की ड्यूटी लगने से पहले गंगाबाई ने भी अपनी ड्यूटी के दरमियान मुझे यही राय दी थी कि रतीबाई एकदम लोफर है। अस्पताल की ये दोनों आयाएं हर वक्त कचर कचर करती थी, कभी कभी झूठम झाटा तक नौबत पहुंच जाती थी। मुझे उनसे बात करने में बड़ा मजा आता था। क्या वो साला शंकर भाई थोड़े ही है, उसका यार है, संग सोती है, गंगाबाई ने बताया था। रतीबाई का मियाँ शोलापुर के पास एक गांव में रहता है। थोड़ी सी जमीन है बस, उसी में चिमटा हुआ है। सारी फसल ब्याज में उठ जाती है। थोड़े से रुपए और रह गए हैं जो चंद सालों में चुक जाएंगे। फिर वो अपने बाल बच्चों के पास चली जाएगी और वहां मजे से धान कूटा करेगी। घर में मजे से धान कूटने के सपने दोनों ऐसे देखा करती थी जैसे कोई पेरिस के सपने देखता हो। मगर रतीबाई, तुम बंबई में पैसा कमाने क्यों आ गई? तुम्हारा मियाँ आ जाता तो एक बात भी थी। अरे बाई, वो कैसे आता? खेत जो चलाता, मेरे से खेती बाड़ी नहीं संभलती। और बच्चों की देखभाल कौन करता है? हे एक रांड मेरी, रति ने 2-4 गालियां टिकाई। दूसरी शादी कर ली तुम्हारे मियाँ ने? नहीं, साला दूसरी क्या करेगा, रखेली है। और जो तुम्हारे पीछे मालकन बन बैठी तो कैसे बनेगी? मार मार कर भूस न भर देंगे, ब्याज निमट जाए पीछे चले जाएंगे हम। मालूम हुआ रतीबाई खुद अपनी पसंद की एक लावारिस औरत मियाँ और बच्चों की देखभाल पर छोड़ आई है। जब खेत छूट जाएगा तो फिर गृहस्थन बनकर धान कूटने चली जाएगी। रखेली का क्या होगा? उसे कोई दूसरा मियाँ मिल जाएगा जिसकी बीवी बंबई में पैसे कमाने आई हुई है और बाल बच्चे देखने वाला कोई नहीं। उस औरत का मियाँ नहीं? मैंने पूछा। है नहीं तो उसके पास नहीं रहती? उसके खेत खुर्द बुर्द हो गए, उसका मियाँ किसान मजदूर है,
मगर साल 8 महीने चोरी चकारी करता है या बड़े शहरों में निकल जाता है, भीख मांग कर दिन बिता देता है। और बच्चे हैं नहीं तो 4 बच्चे हैं या थे। एक तो बंबई में ही खेल रल गया है, कुछ पता नहीं कहाँ गया। छोकरियां भाग गईं, छोटा बच्चा साथ रहता है। तुम कितना रुपया गांव भेजती हो रती बाई? अखा 40। तुम्हारी गुजर कैसे होती है फिर? हमारा कुछ भाई संभालता है, वही भाई जिसके बारे में गंगाबाई कहा करती थी कि उसका फ्रेंड है। तुम्हारे भाई के बाल बच्चे हैं नहीं तो? कहाँ, गांव में? हाँ, पूना के पास एक जगह है। उसका बड़ा भाई खेती संभालता है। यानी तुम्हारा बड़ा भाई? मैंने चढ़ाने को पूछा। धत, ओ हमारा भाई काहे को होता? क्या बाई, तुम हमको साला छिनाल समझता है? हम गंगाबाई सरी का नहीं है मालूम। महीने में 4 दिन से जास्ती किसी के साथ नहीं पड़ती। बाई, कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो उस बदमाश को मत देना, मेरे को देना। हाँ रति बाई। हाँ बाई। तुम्हारा भाई तुमको मारता है? साला गंगाबाई बोला होएगा। नहीं बाई, जास्ती नहीं मारता, कभी कभी पिएला हो तो मारता। सो बाई, लाड भी तो करता ना। लाड भी करता है? करता नहीं तो? मगर रतिबाई, तुम उसे भाई क्यों कहती हो, कमबख्त को? रतिबाई हंसने लगती है। भाई हमारे में ऐसा ही बोलते हैं। मगर रतिबाई, 40 रुपया पगार है तो फिर धंधा काहे को करती हो? पन कैसे पूरा पड़े? 5 रुपया खोली का भाड़ा के, 3 रुपया लाला का। ये लाला को काहे को देती है? अखा चाली का औरत लोग देता है, नहीं तो निकाल देवे। धंधा जो करती हो इसलिए? हाँ बाई। रतिबाई कुछ झेप गई। और तुम्हारा भाई क्या करता है? बाई बोलने का नहीं। हाँ, दारू बड़ा खोटा धंधा है। जो पुलिस को पैसा नहीं भरे तो तड़ी पार। यानी बंबई से शहर बदर? हाँ बाई। इतने में नर्स ने आकर रतिबाई को डांटा। क्या बैठी बातें बना रही है, चल जा, नंबर 10 में बेड पेन पड़ा है। रतिबाई अपने मैले दांत निकोसती भागी। आप क्या इन लोफर औरतों से घंटों बातें किया करती हैं? आपको आराम की जरूरत है, वरना फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बच्ची को पिंगड़े से निकाल लिया और चली गई। शाम को गंगाबाई की ड्यूटी थी। बिना घंटी बजाए खुद ही आन धमकी। बेड पेन मांगता बाई? नहीं गंगाबाई, बैठो। रॉड सिस्टर बूम मारेगी। क्या बोलती थी तुम्हारे को? कौन सिस्टर? बोलती थी आराम करो। सिस्टर नहीं, ओ रतिबाई। कहती थी पोपट लाल गंगाबाई को खूब मारता है। मैंने छेड़ा। अरे ओ साला हमारे को क्या मारेगा? गंगाबाई मेरे पांव होले होले मुक्कियों से मारने लगी। बाई, मेरे को जूता चप्पल देने को बोला था, दयो ना। ले जाओ, मगर ये तो बताओ तुम्हारे मियाँ की चिट्ठी आई? आई नहीं तो? गंगाबाई ने फौरन चप्पल पर हाथ मारा। साला सिस्टर ने देख लिया तो मुंह मारेगी, बहुत खटखट करती है। गंगाबाई, तुम अपने गांव कब वापस जाओगी? गंगा की चमकीली आंखें दूर खेतों की हरियाली में खो गईं। उसने ठंडी सांस भरी और बड़ी धीमी आवाज में बोली, राम करे अब के फसल धड़ल्ले की हो जाए। बस बाई, अपन चला जाएगा। गए साल बाढ़ आ गई थी, सारा धान कचरा हो गया। गंगाबाई, तुम्हारे मियाँ को तुम्हारे दोस्तों के बारे में पता है? मैंने कुरेदा। क्या बात करता तुम बाई? गंगाबाई गुमसुम हो गई। उसे कुछ झेप सी मालूम हो रही थी। उसने फौरन बात पलटी। बाई, तुम्हारे को 2 छोकरी हो गया? सेठ गुस्सा करेगा ना? कौन सेठ? मैंने चकरा कर पूछा। तुम्हारा पति दूसरा शादी बना लेगा तो? वो दूसरा शादी बनाएगा तो हम भी दूसरा शादी बना लेगा। तुम्हारे लोग में ऐसा होता? ए बाई, हम समझा तुम कोई ऊंचा जात का है। मुझे ऐसा मालूम हुआ गंगाबाई ऊंची जात वालों का मजाक उड़ा रही है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, गंगाबाई समझ जाए, मगर उसका ख्याल था कि दूसरी लड़की के जन्म पर जरूर मेरी शामत आएगी। अगर सेठ मेरी ठुकाई न करे तो सख्त 3rd क्लास का सेठ है। अस्पताल में पड़े रहना एकांत की कैद से कुछ कम नहीं। 2 घंटे शाम को मिलने जुलने वाले आ जाते, बाकी वक्त गंगाबाई और रतिबाई से गप्पे मारने में कट जाता। अगर अस्पताल में ये दोनों न होती तो शायद दम टूट जाता।
दोनों मामूली सी रिश्वत लेकर एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें बताया करती। एक दिन मैंने रतीबाई से पूछा, रतीबाई तुम मिल में काम करती थी, क्यों छोड़ दिया? अरे बाई, साला मिल में बड़ा लफड़ा था। काहे का लफड़ा? ए बाई, एक तो काम एकदम भारी, ये भी चलता पर बाई 2 महीना के बाद छुट्टी कर देते। क्यों? दूसरा बाई लोग को रखते। भाई वो क्यों? कारण ये कि अगर पक्का 6 महीना हो जाए तो फैक्ट्री लॉ लागू हो जावे। ओहो, समझी। यानी हर दूसरे तीसरे महीने नया स्टाफ बदलता रहता है। अगर पक्का हो जाए एक कारीगर को फैक्ट्री लॉ के मुताबिक उसे बीमारी की छुट्टी, जचकी की छुट्टी लेने का हक मिल जाता है, इसीलिए हर 2 महीने के बाद अदल बदल कर दी जाती है। साल में एक मिल मजदूर की मुश्किल से 4 महीने आमदनी होती है, बाकी के दिन गांव वापस चली जाती हैं। जिसकी इतनी हैसियत नहीं वे दूसरी मिलों के चक्कर काटती हैं। कुछ सड़ी गली भाजी तरकारी की ढेरियां लगाकर फुटपाथ पर बैठ जाती हैं। फुटपाथ पर अपनी अपनी जगह के लिए खूब गाली गलौच होती है। बिना लाइसेंस के बेचती हैं, इसलिए नुक्कड़ के सिपाही को खिलाना पड़ता है। इस पर भी कभी कोई अनजान अफसर आ जाता है, भगदड़ मच जाती है। कुछ पकड़ी जाती हैं और वावेला करती हैं। पुलिस थाने ले जाई जाती हैं। मैदान साफ होते ही फिर चिथड़ा बिछाकर दुकान सजा लेती हैं। कुछ और भी चालाक होती हैं। झोली में 4-6 नींबू, 2-4 भुट्टे पकड़े बाजार में ऐसे घूमती हैं जैसे खुद खरीदार हैं, मगर पास से गुजरने वाले से चुपके से कहती हैं, लो भाई भुट्टा लो, एक एक आना, और बिक्री हो जाती है। इनसे तरकारी खरीदना गोया हैजे की पुड़िया खरीदना है। जो जरा कम खुश नसीब होती हैं वो भीख मांगने लगती हैं। दौड़ते भागते धंधा भी करती हैं। अपनी समझ में 16 श्रृंगार किए, मुंह में बीड़ा दबाए ये लोग अर्ध अंधेरे रेलवे स्टेशन के पास टहला करती हैं। ग्राहक आता है, कुछ इशारेबाजी होती है, सौदा पट जाता है। ये ग्राहक आमतौर पर उत्तर प्रदेश के घर छोड़कर आए हुए दूध वाले या बेघर बेदर मजदूर होते हैं, जिनकी बीवियां गांव में होती हैं, या कंवारे जिनका घर बार भी गंदी नालियां और फुटपाथ हैं। सुबह गंगाबाई और रतीबाई में बकायदा बरामदे में फ्री स्टाइल कुश्ती ठन गई। रतीबाई ने गंगाबाई का जूड़ा खसूट डाला और इसके जवाब में गंगाबाई ने रतीबाई का मंगलसूत्र तोड़ डाला। मंगलसूत्र, काली पोथा का बारीक सा कंठा, रतीबाई के सुहाग की निशानी। रतीबाई भों भों करके रोई जैसे उसे विधवा कर दिया हो। लड़ाई की बुनियाद रुई के टुकड़े थे जो मरीजों की लसीला पोंछकर फेंके जाते हैं, या जच्चाओं के प्रयोग का रुई। म्यूनिसिपैलिटी का आदेश है कि ये रुई जला दी जाए, मगर मालूम हुआ कि रतीबाई और गंगाबाई चुपके से रुई निकालकर धोकर पोटली बांधकर ले जाया करती थी। चूंकि आजकल संबंध कुछ ज्यादा खराब थे, इसलिए गंगाबाई ने हेड से शिकायत कर दी। रतीबाई ने गालियां दी जो हाथापाई में तब्दील हो गई। दोनों निकाल दी जाती, मगर हाथ पांव जोड़े तो हेड ने बात दबा दी। रतीबाई जरा उम्र वाली और भैंस ही थी। गंगाबाई ने उनकी खूब ठुकाई की। दोपहर को सूजी हुई नाक लिए बेड पेन रखने आई तो मैंने पूछा, रतीबाई इस गंदी रुई का क्या करती हो? फिर धोकर सुखा लेते हैं, एकदम साफ हो जाती है। फिर रुई वाले के हाथ बेच देते हैं। कौन लेता है कीटाणु भरी रुई? मैट्रेस वाला जो साहब लोग का फर्नीचर का गद्दा बनाता है। उफ, मेरे शरीर की सुइयां खड़ी हो गई। एक बार मैंने बैठ के सोफे की रुई धुनकवाने को निकलवाई तो काली स्याह, तो वो यही जख्मों की रुई थी। अल्लाह, मेरी बच्ची का गद्दा भी क्या ऐसी रुई का है? मेरी फूल सी बच्ची और ये कीटाणु का ढेर। हाय गंगाबाई, तुम्हें खुदा ही समझे। आज चूंकि जूता चला था, रतीबाई भरी बैठी थी। गंगाबाई चूंकि जरा उससे जवान थी, रतीबाई उसे अपने से अधिक पापी समझती थी। कुछ दिन पहले उसने रतीबाई का अच्छा स्थायी ग्राहक भी तोड़ लिया था। वो पेट जो रतीबाई समय समय पर नष्ट कराती रही थी,
नाले में जो जीता जागता बच्चा छोड़ आई थी, जो आंवल नाल मुंह पर डाल देने के बाद भी सिसकता रहा था। सुबह नाले के पास एक भीड़ जमा थी। अगर गंगाबाई चाहती तो साफ पकड़ा देती। गंगाबाई ने मगर इस भेद को सीने में छुपाए रखा, और गंगाबाई का साहस तो देखो, फुटपाथ पर बैठी कच्चे बेर और अमरूद की ढेरियां बेचती रही। रतीबाई, कोई गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है, इस दोस्ती में तो तुम अस्पताल क्यों नहीं चली जाती? काहे को जावे अस्पताल? हमारे में बहुत बाई लोग है, डॉक्टर का माफक, एकदम फर्स्ट क्लास दवाई देती है क्या? और क्या, फर्स्ट क्लास दवाई देती, मुट्ठी भी चलती है, पर मालिश एकदम अच्छी। ये मुट्ठी और मालिश क्या भला होती है? बाई तुम नहीं समझेगा। रतीबाई जरा शर्मा कर हंसने लगी। मेरे डस्टंग पाउडर के डिब्बे पर वो कई दिन से मंडरा रही थी। जब मेरे लगाती थोड़ा सा हथेली पर डालकर अपने कल्लों पर रगड़ लेती। मैंने सोचा उसका मुंह खुलवाने के लिए ये डिब्बा काफी होगा। मैंने डिब्बा पेश किया तो बौखला गई। नहीं भाई, सिस्टर मार डालेगी। नहीं मारेगी, मैं उससे भी कह दूंगी कि मुझे बू पसंद नहीं। चे, अरे क्या एकदम फर्स्ट क्लास बात मारता है। अरे भाई, तुम्हारा तो मस्तक फरेला है। बड़े अनुरोध के बाद रतीबाई ने मुझे मुट्ठी और मालिश का विवरण बताया। प्रारंभिक दिनों में तो मालिश प्रभावकारी होती है। फर्स्ट क्लास डॉक्टर का माफक बाई मरीजा को जमीन पर लिटाकर छत से लटकती हुई रस्सी या किसी लाठी के सहारे उसके पेट पर खड़ी होकर खूब खोदती है, यहाँ तक कि ऑपरेशन हो जाता है। या उसे दीवार के सहारे खड़ा करके बाई पहले अपने सिर से खूब कंघी करके कस के जूड़ा बांध लेती है, फिर चुलू कड़वा तेल सिर पर डालकर मरीजा के पैरों को मेढ़े की तरह टकराती है। सख्त जान मेहनत मजदूरी करने वाली कुछ औरतों पर इसका भी कभी कभी कुछ असर नहीं होता। तब मुट्ठी की नौबत आती है। धुले गंदे मैल भरे नाखूनों वाले हाथ को तेल में डुबोकर शरीर में से धड़कती हुई जान को निकाल दिया जाता है। आमतौर पर ऑपरेशन पहली बार में सफल हो जाता है। बाई अनाड़ी हो तो कभी सिर्फ एक हाथ टूट कर आ जाता है और कभी गर्दन आती है, कभी जिस्म का वो हिस्सा भी घिसकता चला आता है जिसे अंदर ही रहना था। मालिश से बहुत मौतें नहीं होती। हाँ, आमतौर पर मरीजा अन्य रोगों का शिकार हो जाती है। शरीर पर जगह जगह से सूज जाता है, स्थायी घाव बन जाते हैं जो रिश्ते रहते हैं, बुखार रहने लगता है और फिर अल्लाह की दी हुई मौत भी आने वाले को आ ही जाती है। मुट्ठी सख्त नाजुक मौकों पर प्रयोग की जाती है, जान पर खेल कर, और आमतौर पर बाई लोग जान पर खेल जाती हैं तो बची रहती हैं। कुछ चलने फिरने के काबिल नहीं रहती, कुछ चंद वर्ष घसीट कर खत्म हो जाती हैं। और रतीबाई ने कहा, यही सजा है इन वद कमाश औरतों की, मरना तो चाहिए उनको। मुझे बड़ी जोर के कह हुई और रतीबाई जो चटकारे ले लेकर सुना रही थी बौखला कर भाग गई। सुनसान खामोश अस्पताल में मुझे भय लगने लगा। या खुदा, इंसान को जन्म देने की इतनी भयानक सजा। मैंने ऊंघ में डूबते हुए सोचा। भय से मेरे हलक में कांटे पड़ गए। रतीबाई की खींची हुई तस्वीरों में कल्पना ने रंग भरा, फिर जान डाल दी। खिड़की के पर्दे का साया दीवार पर हिल रहा था। देखते ही देखते साया गंगाबाई की मालिश का शिकार खून में नहाई हुई लाश की तरह तड़पने लगा। एक भयानक मैले नाखूनों वाला फौलादी शिकंजा मस्तक में मुट्ठी बनकर उतर गया। एक बार में नन्ही नन्ही उंगलियां, ढलकी हुई गर्दन, खून में डूबा हुआ मेरा दिल और दिमाग। मैंने चीखना चाहा, किसी को पुकारना चाहा, मगर हलक से आवाज न निकली। मैंने घंटी का स्विच दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर हरकत न हुई। अस्पताल के खामोश वातावरण में जैसे किसी बंधित की चीखें एकाएक गूंज उठी। ये चीखें मेरे कमरे से आती थीं, जिन्हें मैंने नहीं सुना,
मैंने वो भी नहीं सुना जो मेरी ज़बान से अनजाने से निकल रहा था। कोई बुरा सपना देखा होगा। नर्स ने मुझे मार्फिया का इंजेक्शन दे दिया। मैंने बहुत कहना चाहा, नर्स मुझे मार्फिया न दो। ये देखो, सामने गंगाबाई की मालिश की हुई खून में नहाई लाश सूली पर चढ़ी तड़प रही है। उसकी चीखें मेरे दिमाग में पेचकस की तरह धंसती चली जा रही हैं। दूर कहीं नाले में दम तोड़ते बच्चे की सकिया हथौड़े के आघात की तरह मेरे दिल पर पड़ रही है। मेरे पट्टों पर माफिया का पर्दा ना डालो। रतीबाई को पोलिंग बूथ पर जाना है। नए मिनिस्टर उसकी जात वाले हैं। अब ब्याज चुक जाएगा और मज़े से धान कूटेगी। ये नींद की चादर मेरे दिमाग से सरका दो। मुझे जागने दो। गंगाबाई के जीते जीते खून के धब्बे सफ़ेद चादर पर फैलते जा रहे हैं। मुझे जागने दो। मेज़ के सामने बैठे हुए क्लर्क टाइप के व्यक्ति ने मेरे हाथ की उंगली पर नीली रोशनाई का टीका लगाया तो मैं जाग पड़ी। हमारी जात वाले के डिब्बे में डालना। हाँ, रतीबाई ने मुझे निर्देश दिया। रतीबाई के जात वाले का डिब्बा एक मोटी भारी मुट्ठी बनकर मेरे दिल और दिमाग से टकराया और मैंने अपनी पर्ची उस डिब्बे में नहीं डाली।